हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुरमा टूल के एक और नए वीडियो में। देखिए, इस वीडियो का इंतज़ार आप लोगों को बहुत दिनों से था, ठीक है ना। तो आज से हम लोग एक एक करके सभी वीवीआई क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, बक्सर का युद्ध क्यों हुआ, इसके महत्व का परीक्षण कीजिए। यह बक्सर युद्ध के कारणों तथा परिणामों की विवेचना कीजिए। 22 से 25 सेशन वालों के लिए, जिनका भी हिस्ट्री ऑनर्स है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग पूछेगा ही, ऑलमोस्ट पूछेगा ही, इसमें कोई कोई दोहराने की ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि पिछले बार फलासी का युद्ध पूछ दिया है, तो इस बार पूरा चांस है कि बक्सर का युद्ध पूछेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और एक लाइक पहले ही कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि लाइक आएगा, कमेंट आएगा, तो ही मैं आगे का जो है वीडियो बना पाऊँगा। ठीक है ना, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ताकि हमारी भी कुछ हेल्प हो सके। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको परिचय लिखना है। परिचय में आपको जो जानते हैं इस युद्ध के बारे में, उस मतलब वो लिख देना है। ठीक है, तो आपको मैं इसको समझा देता हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बक्सर की जो लड़ाई है, ये 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? बिहार के एक ज़िला है बक्सर, वहाँ पे लड़ा गया था। किन किन लोगों के बीच में लड़ा गया था? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ से लड़ रही थी और एक तरफ से बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना लड़ रही थी। यानी एक तरफ से ये तीनों, मीर कासिम और शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय था, और दूसरी तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और ये तीनों हार जाते हैं। ठीक है, और हारने के बाद इलाहाबाद की संधि होती है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उस संधि में क्या क्या होती है या क्या कारण हो, मतलब क्या परिणाम निकला, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस बात को आपको परिचय में लिख देना। युद्ध हुआ क्यों था, तो थोड़ा सा कारण मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, प्लासी का युद्ध आपको पता है, प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हार गया था। उसके बाद जो है, एक नाम आप लोगों को याद होगा, मीर जाफ़र। ठीक है, मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद मीर जाफ़र को भी हटा दिया जाता है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के मतलब बाद में अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हो जाता है। ठीक है, तो इसके जगह पे फिर बनाया जाता है मीर कासिम को। ठीक है, किसको बनाया जाता है? मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता। अंग्रेज़ों को लगता था कि जो मीर कासिम है ना, ये अयोग्य व्यक्ति है, ये इसको जब नवाब बना देंगे तो हमारे अकॉर्डिंग ही चलेगा, कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। ठीक है, और वो तो ऐसे में हुआ क्या कि जब मीर कासिम बन जाता है का नवाब, तो कुछ दिन तक तो ऐसे चलते रहता है, पर बाद में क्या होता है, अंग्रेज़ को जो फ्री पास मिला हुआ था, दस्तक प्रणाली जिसे कहते हैं, जिसमें वो बिना टैक्स के व्यापार कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे में अंग्रेज़ क्या किया कि वो तो खुद फ्री व्यापार करते ही थे, उसका टैक्स जो व्यापार करते थे राजा को जाता नहीं था, नवाब को जाता नहीं था। और वो क्या करने लगे, जो देसी व्यापारी थे, उनको भी अपने फ्री पास से उनका माल जो है पास कराने लगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने लगा, है ना, इधर उधर भेजने लगा अपने पास पे विदाउट टैक्स दिए। तो अब हुआ, एक तो अंग्रेज टैक्स दे नहीं रहा है, ऊपर से अब देसी जो व्यापारी था उसका भी टैक्स अंग्रेज ले ले रहा है। मतलब कि कुछ पैसा उस, मतलब जैसे अगर मान लो राजा को व्यापार पे 10 रुपया टैक्स देना है देसी व्यापारी को, तो ये बोलता था कि तुम हमको ना 5 रुपया दो, अंग्रेज जिसको फ्री पास मिला हुआ था। ठीक है, और ये 5 रुपया में ही उसका काम कर देता था। अब राजा को गया क्या, जीरो गया, है ना। तो ऐसे में टैक्स जब नहीं पहुँचेगा नवाब के पास, तो राज्य कहाँ से चला पाएगा, है ना। तो उनको जब टैक्स की कमी हुई तो पता लगवाया, तो उनको पता चला कि ऐसी ऐसी बात है नवाब को, ठीक है, मीर कासिम को। तो उन्होंने दस्तक प्रणाली को ख़त्म कर दिया, रद्द कर दिया। तो अंग्रेज़ नाराज़ हो गए। ठीक है, तो उसी के लेकर के बक्सर की लड़ाई हुई थी, मेन कारण है आपका यह। ठीक है, वैसे आगे बहुत सारा कारण है जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए।
तो इतना बात आपको पर्चे में लिख दिया है, जो मैंने बताया और जो इसमें लिखा हुआ है। क्लियर? चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से और अलग तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो देखिए अब जो हमारा जो पॉइंट है बक्सर के युद्ध के कारण। ठीक है, बक्सर के युद्ध के क्या क्या कारण थे। तो कई कारण हैं, जिसमें से कुछ जो प्रमुख है वो हमने नीचे लिखा हुआ है पॉइंट वाइज पॉइंट। ठीक है, देखो जिस तरह से मैंने क्वेश्चन लिखा है इसमें, उसी तरह से आपको बिल्कुल आंसर शीट में लिखना है। आपका नंबर कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, देखिए बक्सर के युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। फर्स्ट में देखिए, मीर कासिम की योग्यता से अंग्रेजों का खतरा, अंग्रेजों को खतरा। ठीक है, मीर कासिम मैंने समझा दिया है कि कौन था। तो वर्तमान में वो क्या था कि नवाब था बंगाल के। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए हमारा पॉइंट क्या बनना है, मीर कासिम की योग्यता से अंग्रेजों को खतरा। अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब बना दिया था। अंग्रेज चाहते थे कि अयोग्य व्यक्ति यदि नवाब बनेगा तो उनके नियंत्रण में और उन पर निर्भर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीर कासिम योग्य निकला, अतः अंग्रेजों ने मीर कासिम को भी हटाने का निश्चय किया। तो जब मीर कासिम को हटाने का निश्चय किया तो ये मीर कासिम नाराज हो गया। ठीक है भाई, कि मुझे कैसे हटा देगा भाई गद्दी पर से। ठीक है, तो अब तो यही तो जाके आगे चल करके क्या युद्ध के कारण नहीं बनेगा। तो एक कारण ये भी था कि मीर कासिम की योग्यता से अंग्रेजों को खतरा, और खतरा के कारण मीर कासिम को गद्दी से हटा देना, ये हमारा पहला कारण हो जाता है। और देखिए अन्य दूसरा कारण में अंग्रेजों का अवैध व्यापार, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा शुरू में चर्चा करा था। ठीक है, देखिए 1757 की भांति कंपनी के भ्रष्ट कर्मचारी अवैध व्यापार में लगे हुए थे। अवैध वही टैक्स फ्री वाला। तो अपने नाम से वह देसी व्यापारियों का माल बिना चुंगी के भेजने में लगे हुए थे। प्रत्येक चौकी पर अंग्रेज भारतीयों की नौका को रोककर विलंब करते थे और उनसे रिश्वत मांगते थे। बिना अनुमति कारखाने, सैनिकों तथा किलों की संख्या बढ़ा दी गई। मीर कासिम ने यह सब रोकने के लिए कहा, लेकिन अंग्रेजों ने उसकी बात नहीं मानी, अतः आवश्यक हो गया युद्ध, मतलब युद्ध आवश्यक हो गया। तो अब कैसे ये बिना चुंगी के खुद व्यापार कर रहे थे, और देसी व्यापारी को भी माल, मतलब उसका भी व्यापार एक खुद मतलब कर ले रहे थे बिना टैक्स के। तो इस सब रोकने के लिए इन्होंने कहा मीर कासिम ने, पर अंग्रेज नहीं माना, और जो कि युद्ध का कारण बना था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला जो पॉइंट है, मीर कासिम के द्वारा व्यापार नियंत्रण। अब देखिए क्या हुआ। पहले मीर कासिम ने अवैध व्यापार को रोकने के लिए कंपनी से वार्तालाप किया। ठीक है, परंतु न मानने पर विभिन्न चौकियों पर माल की जांच पड़ताल आरंभ की। यानी पहले इन्होंने निवेदन किया अंग्रेजों से कि भाई तुम जो ये फ्री पास वाला जो है वो, मतलब चुंगी वाला, ठीक है, इसको बंद कर दो। ठीक है, जो तुम देसी व्यापारी के साथ जो तुम उसका माल भी पास करा दे रहे हो अपने पास पे, उसको बंद कर दो। पर अंग्रेजों ने माना नहीं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, न मानने पे इस पर भी देखिए विभिन्न चौकियों पर माल की जांच पड़ताल आरंभ की। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, मीर कासिम ने, कि जांच पड़ताल मतलब प्रत्येक चौकियों पर सभी माल को बढ़िया से जांच पड़ताल करके मतलब भेजने का प्रबंध करा दिया। ठीक है, इस पर भी जब अंग्रेज न माने तो देसी व्यापारियों की वस्तु पर से भी उसने चुंगी समाप्त कर दी। फिर भी अंग्रेज नहीं माना। ठीक है ना, किसी न किसी तरह से गलत व्यापार कर ही ले रहा था। तब इन्होंने क्या किया कि देसी व्यापारियों की वस्तु पर से भी चुंगी समाप्त कर दिया, यानी टैक्स समाप्त कर दिया। इससे कंपनी की भ्रष्ट आय रुक गई। अब कंपनी के कर्मचारी मीर कासिम को हटाने की मांग करने लगे, जो कि युद्ध का कारण बना। तो देखिए अब क्या हुआ कि जब किसी भी तरह से नहीं माना अंग्रेज, तो मीर कासिम ने क्या किया कि देसी व्यापारी पर से भी टैक्स हटा दिया। अब जब टैक्स ही नहीं रहेगा देसी व्यापारी पे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि 10 रुपया टैक्स था, तो 5 रुपया मान लो 2 ही रुपया में अंग्रेज पास करवा दे रहा था।
ठीक है, राजा को नहीं जा पाता था। किंतु अब जब इस पे टैक्स ही नहीं रहेगा, देसी व्यापारी पे भी जब टैक्स जीरो हो जाएगा, इस पे तो पहले से ही जीरो है, तो ना राजा को मिला तो अंग्रेज को भी अब थोड़ी ना मिलेगा। अभी जो व्यापारी है थोड़ी ना देगा, कहेगा हमरा तो पहले से 0 रुपया, तोरा कहा देने जा 2 रुपया जी, है कि नहीं। तो ये बात हो गई। तो अब इससे भी अंग्रेज नाराज हो गए, जो कि युद्ध कारण मतलब युद्ध का कारण बना। अगला देखिए, देखिए वीडियो लंबी होगी, ठीक है ना, वीडियो लंबी होगी क्योंकि आप लोग पता है, आप लोग बीए में पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन लंबी होती है। पर आई होप कि आप लोग समझ रहे होइएगा, नहीं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं सुधार कर सकूं, ठीक है। देखिए, समझौते के प्रयत्न असफल। अब जब इतना सब कुछ हो गया था तो एक बार समझौता तो बनता था। तो देखिए वही क्या हुआ, कंपनी ने मीर कासिम के पास वानसेटाट को समझौते के लिए भेजा। वानसेटाट ने अवैध व्यापार की बात को स्वीकार की कि अब स्वीकार तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो कर ही रहा था अंग्रेज कि अवैध व्यापार, तथा अवैध व्यापार न करने की बात मान ली और कह दिया कि मैं अब आगे से अवैध व्यापार हम लोग नहीं करेंगे। परंतु जो कलकत्ता काउंसिल के समझौते को किंतु कलकत्ता काउंसिल ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया, है ना, अप्रत्यक्ष रूप से अस्वीकार कर दिया और अवैध व्यापार का समर्थन किया, ठीक है। वास्तव में काउंसिल ने मीर कासिम को हटाने का निश्चय कर लिया था, इससे संघर्ष अनिवार्य हो गया था, यानी युद्ध अनिवार्य हो गया था। तो देखिए अब क्या हुआ कि जो मीर कासिम से समझौता करने के लिए कौन आते हैं, वानसेटाट आते हैं, अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। पर वो मान भी लेते हैं कि भाई हाँ, मैंने अवैध व्यापार हम लोगों ने किया है और आगे से ना करेंगे। किंतु जो हेड ऑफ काउंसिल होते हैं, ठीक है, कलकत्ता से, वो वहाँ से यह जो प्रस्ताव होता है अस्वीकार कर दिया जाता है इस प्रस्ताव को, और अप्रत्यक्ष रूप से, खुलकर तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये व्यापार का समर्थन ही करते, अवैध व्यापार का, ठीक है। हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि जो जो काउंसिल था कोलकाता के, इन्होंने क्या निश्चय कर लिया था कि मीर कासिम को अब हटा दिया जाना चाहिए नवाब के पद से, ठीक है। चलिए अगला जो कारण है, मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः नवाब बनाना, ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट कारण है। 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम पर आक्रमण कर उसे पराजित किया तथा उसे हटाकर मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया। अंग्रेजों को पुनः वही भ्रष्ट व्यापार की छूट मिल गई। इससे भ्रष्टाचार अधिक बढ़ गया। मीर जाफर निर्बल सिद्ध हुआ, लेकिन मीर कासिम ने अपने इस अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। जैसे कि हम लोग पहले भी मतलब बता चुके हैं हम आपको शुरू में ही कि मीर का जाफर जो है, प्लासी युद्ध के बाद जब बनाया जाता है मीर जाफर को नवाब, फिर उसके बाद मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है कंपनी द्वारा। अब जब ये बहुत योग्य निकल जाता है मीर कासिम, तो पुनः इसे हटा दिया जाता है, मीर कासिम को पुनः मीर कासिम को हटा करके पुनः मीर जाफर को बना दिया जाता है क्या, नवाब। तो ऐसे में जो जैसे मीर कासिम जो है भड़क जाता है कि भाई मुझे कैसे हटा दिया, है ना, जो कि युद्ध का कारण बन जाता है, ठीक है ना। अब इसी को नवाब है भाई, राजा है, हटा दोगे तो युद्ध तो होगा ही, ठीक है। तो ये भी, इसको भी मन में खोट था। और एक बात पता है, मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसको हटा देना मीर कासिम को गद्दी पर से, ये भी युद्ध का कारण बनता है। और देखिए अगला जो लास्ट कारण जो हमने लिखा है कि सम्राट मीर कासिम और शुजाउद्दौला के संयुक्त प्रयास, ठीक है, क्योंकि अकेला नहीं लड़ पाता, ठीक है। जब ये तीनों मिल गया, है ना, शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, जब तीनों मिल गया तो थोड़ा सा इन लोगों को लगा कि हाँ अब हम लोग लड़ सकते हैं और अंग्रेज़ों को भगा भी सकते हैं। और तीनों परेशान ही थे, है ना, तीनों को डर था अंग्रेज़ों से, परेशान भी थे,
कोई डर रहा था, तो कोई अपने अपमान का बदला ले रहा था, है ना। तो तीनों को डर था और तीनों मिला और युद्ध हुआ। देखिए पढ़िए इसमें क्या है कि बंगाल से भागकर मीर कासिम बिहार और फिर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास गया। इसी समय मुगल सम्राट शाह आलम भी अवध में ही उपस्थित था। तीनों ने मिलकर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष करने का निश्चय किया। मीर कासिम ने इस युद्ध के लिए 11 लाख रुपये प्रति मास अवध को देने का वचन दिया। ठीक है, अंग्रेज इस संयुक्त प्रयत्न को देखकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब ऐसे में इसमें एक चीज़ क्या हुआ कि 11 लाख रुपये अवध को, है ना, अवध को कौन देगा? मीर कासिम देगा, अगर युद्ध जीत जाता है तो। ठीक है, युद्ध के लिए, क्योंकि ये तीनों लड़ेंगे। युद्ध में जानते कितना खर्चा होता है, कितना नुकसान होता है ना। तो ये सब है। तो ऐसे में अवध लड़ने पर तैयार हुआ कब कि भाई 11 लाख रुपये पर माह हमको दोगे तब। तो इस तरह से तीनों मिल जाता है और अंग्रेज़ों के खिलाफ मतलब होकर के युद्ध लड़ता है। और एक और कारण है जो मैं नहीं लिख पाया हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है। जब मीर कासिम को हटा दिया जाता है गद्दी पर से, ठीक है, मैं बता देता हूँ, तो वो जब वापस आते रहता है तो लगभग सैकड़ों कैदियों, जो अंग्रेजी कैदी था, ठीक है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी था, है ना, वो व्यापार को भी मतलब इन्होंने बंदी बनाया था मीर कासिम ने। तो कहा जाता है कि जितने भी बंदी था, है ना, सबको ये मार के भाग जाते हैं। लगभग सैकड़ों व्यापारी को एक मतलब काट देते हैं और वहाँ से तब भागते हैं अवध के लिए। ठीक है, तो ये भी इससे और ज़्यादा मतलब तत्कालीन कारण में उसको आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में और ज़्यादा अंग्रेज गुस्सा जाता है, जो कि युद्ध का कारण बनता है। युद्ध जब समाप्त हो जाती है, ठीक है ना, तो संधि होती है। संधि क्या होती है भाई? इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है इस संधि को, क्योंकि इलाहाबाद में ही हुई थी। देखिए 1765 में संयुक्त मोर्चों की पुनरुत्पन्न पराजय हो गई, यानी ये मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय की पराजय हो गई। और शुजा-उद-दौला तथा सम्राट शाह आलम को विवश होकर इलाहाबाद की संधि करनी। जब हार गया तो संधि करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लाइव ने राजनीतिक समस्याओं का हल निकालने में अपनी कूटनीति का परिचय दिया। इलाहाबाद की संधि की जो प्रमुख शर्तें थी वो क्या है, हमने नीचे लिखा हुआ है, निम्नलिखित है। ठीक है, देखिए क्या क्या शर्तें थी। अब देखिए जो जीता होता है वही पक्ष शर्त रख पाता है, हारा हुआ तो कुछ करेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए शुजा-उद-दौला से करा एक जगह था, ठीक है ना, करा और इलाहाबाद छीन कर अवध प्रदेश उसे लौटा दिया गया। यानी शुजा-उद-दौला से करा और इलाहाबाद छीन कर, शुजा-उद-दौला के अधीन में था ये दोनों जगह, ठीक है, छीन कर अवध प्रदेश उसे लौटा दिया जाएगा। ये दोनों ले लेगा, बाकी लौटा देगा। ठीक है, अगला है अंग्रेजों को शुजा-उद-दौला ने 50 लाख रुपये युद्ध क्षति के रूप में देना स्वीकार किया, और 50 लाख रुपये क्या होगा, शुजा-उद-दौला को देना होगा। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेजों ने अवध को उसके व्यय पर सैनिक सहायता देना स्वीकार किया। देखिए यही तो नीति थी, मतलब कि अंग्रेज सेना देगा, उसका खर्च उठाएगा शुजा-उद-दौला। ठीक है, और फिर वो सैनिक उस राज्य में घुसेंगे, फिर वहाँ कर लोगों को भड़काएंगे, वहाँ के सेना पे मतलब वहाँ का जो राज काज है सब पे अधिकार कर लेंगे, यही होता था। ठीक है, तो ये संधि में ये हुआ। अगला हुआ अंग्रेजों को नवाब ने बिना कर दिए अवध में व्यापार करने की छूट। अब देखो टैक्स नहीं, अब तो वहाँ नहीं दे रहा था, अब देखो बंगाल में नहीं दे रहा था, अब यहाँ भी नहीं देगा, ये अवध में भी फ्री टैक्स व्यापार करेगा, यह संधि हुई। अगला पॉइंट है मुगल सम्राट को करा और इलाहाबाद दे दिए गए। अब देखो अवध से छीन लिया गया था करा इलाहाबाद, जो कि किसको मिल गया, मुगल को, ताकि वो खुश रहे तनका टंका, शाह आलम द्वितीय, है ना। बड़ी दिमाग लगाया अंग्रेजों ने।
अगला, मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया। अब देखो, अब क्या किया मुगल सम्राट को, क्या किया, क्योंकि वो तो पूरा भारत का सम्राट था उस समय, तो उन्होंने 26 लाख रुपए सालाना देने का, इसको पेंशन देने का स्वीकारा। किसको? शाह आलम द्वितीय को। अब देखिए, अब इन्होंने ऐसे ही किया, डायरेक्ट किसी को हटाया नहीं। अब देखो, इसको पेंशन लगा दिया, पेंशन देना स्टार्ट कर दिया, और कुछ दिन के बाद पेंशन भी बंद कर दिया, है ना। तो यही हो रहा था, थोड़ा थोड़ा करके अंग्रेज लौटा, है ना। आगे देखिए, मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दिया, अर्थात इनसे वे लगान वसूल कर सकते थे। अब देखिए, 26 लाख रुपये जो है पेंशन इसको दिया जाएगा, किंतु इसके बदले में इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो टैक्स व्यवस्था थी पूरे किसके हाथों में सौंप दी? अंग्रेजों के हाथों में, अंग्रेजों के हाथों में चला गया। ठीक है, तो ये सब जो मेन बात है संधि की, वो सब है। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि जब बक्सर का युद्ध पूछा जाएगा तो आपको युद्ध के बारे में परिचय लिखने के बाद कारण लिखेंगे, फिर संधि लिखेंगे, तब जा कर के आपको परिणाम और महत्व लिखना होगा। ठीक है, तब जाके आपको मतलब आंसर कंप्लीट होगा। हाँ, इसमें देखिए, अब हमने 6 पॉइंट लिखे, किंतु अगर आपको एग्जाम में 5 ही पॉइंट याद है, 4 ही पॉइंट याद है, तो उसको भी आप लिख लीजिएगा उतना भी, तो आपका काम चल जाएगा, है ना। चलिए, अब आगे देखा जाए क्या है। तो बक्सर युद्ध के परिणाम और महत्व। ठीक है, देखिए, तो बक्सर युद्ध सरकार और दत्त के अनुसार फ्लासी से कहीं अधिक निर्णायक था। ठीक है, यानी जो बक्सर का युद्ध था, वो ऑफिस से बात है कि फ्लासी के युद्ध एक छोटे स्तर पे हुई थी। ठीक है, और ये बक्सर का युद्ध एक बड़े स्तर पे हुई थी, 3 राजा लड़े थे इसमें, है ना। और इसके बाद समझिए तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी जब इसको मिल गया अंग्रेजों को, तो पूरा तरह से अधिकार हो गया वहाँ पे उन क्षेत्रों में, है ना। तो ये निर्णायक युद्ध माना जाता है। और सर जेम्स स्टीफन के अनुसार फ्लासी से अधिक महत्व था इस युद्ध का। बक्सर युद्ध के परिणाम या महत्व इस प्रकार है। ठीक है, अब कौन कौन से मेन परिणाम है वो हम लोग देखेंगे नीचे। तो परिणाम को हमने 3 भागों में बांट दिया है। देखो, एक राजनीतिक परिणाम, एक आर्थिक परिणाम, और एक भारत की सर्वोच्च शक्ति जो पराजय हुई वो। ठीक है, तो परिणाम और महत्व में देखिए, तो राजनीतिक परिणाम क्या हुआ। देखिए, राजनीतिक रूप में बक्सर ने फ्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जो फ्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों को पूर्ण अधिकार नहीं मिला था, है ना। टैक्स व्यवस्था हाथ में नहीं गई थी, किंतु बक्सर के युद्ध के बाद चली गई थी, है ना। तो यही कह रहा है कि राजनीतिक रूप में बक्सर ने फ्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया, है ना। इसमें कंपनी को एक प्रभुत्व संपन्न शक्ति बना दिया, एक संपन्न शक्ति बना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। फ्लासी का युद्ध एक साधारण झड़प थी, जबकि बक्सर में सैनिक कुशलता तथा वीरता का प्रदर्शन, सैनिकों का वीरता तथा कुशलता का प्रदर्शन हुआ। अतः अंग्रेजों की शक्ति की ढाक स्थापित हो गई। इसमें गलत लिखा हुआ है ना। इससे कंपनी को उत्तर प्रदेश और पश्चिम सीमा प्रांत पर अधिकार मिला। सही बात है, क्योंकि अवध, हमको पता है अवध में भी अधिकार हो गया था इस युद्ध के बाद। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भी हो गया था अंग्रेजों का अधिकार। और आर्थिक परिणाम में देखिए, सॉरी देखिए, काफ़ी टाइम हो गया है, बोलते बोलते आधा घंटा के आसपास हो गया, तो थोड़ा सा आवाज़ में फ़र्क आ रहा होगा, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, देख रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोग आवाज़ के लिए इग्नोर कीजिएगा। देखिए, आर्थिक परिणाम में अंग्रेज़ों ने सदैव भ्रष्टाचार किया था। ठीक है, इस युद्ध की क्षतिपूर्ति में बंगाल से 50 लाख रुपये वसूल किया गया तथा बिना कर व्यापार का अधिकार मिलने से संपूर्ण बंगाल निर्धन
हो गया। अंग्रेज़ों का भ्रष्टाचार भी अब पहले से बहुत बढ़ गया, जिसके कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये आर्थिक परिणाम हुआ। चलिए अगला है भारत की सर्वोच्च शक्ति का पराजित होना। ठीक है, बक्सर के युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत की सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम द्वितीय, उसका नवाब वजीर बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हो गया था। ठीक है ना। युद्ध में सम्राट के हारने का प्रभाव यह हुआ कि कंपनी की शक्ति और प्रभुत्व को नवाब और जनता को स्वीकार करना ही पड़ा, है ना। यानी कंपनी के जो वर्चस्व था वो जनता को भी और सम्राट को भी स्वीकारना पड़ा, क्योंकि वो जीत गया था। तो इससे भारतीय शक्तियों की प्रतिष्ठा गिरी और क्रमशः पतनशील हो गई, है ना, माने ऑलमोस्ट पतन की तरफ अग्रसर हो गई। इस प्रकार कंपनी को सम्राट की स्वीकृति मिलते ही वो वैधानिक प्रधान और निर्णायक शक्ति बन गई। सब कुछ लिखने के बाद आपको निष्कर्ष लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो परिचय पढ़ता है, बीच में सिर्फ आपको ये पूरा नहीं पढ़ेगा, इसे पॉइंट पढ़ेगा। इलाहाबाद की संधि, हाँ, मीर कासिम, मीर जाफर, ऐसे करके समझौते के लिए, है ना, समझौते के प्रयत्न असफल, इस तरह से पॉइंट पढ़ेंगे। लेकिन ये निष्कर्ष जो है, चेकर जो है ना, एक ये पूरा पढ़ता है। तो निष्कर्ष आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। चलिए निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे। देखिए, बक्सर की लड़ाई भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि यह एक ऐसा मोड़ था, है ना, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक इकाई से एक संप्रभु शक्ति में बदल दिया, है ना। सही बात है भाई। मतलब कंपनी जो है एक व्यापार के लिए आया था, लेकिन इस युद्ध के बाद, है ना, एक संप्रभु, है ना, शक्ति के रूप में बदल गया, है ना। जो एक व्यापारी करने आया था, है ना, वो इस पे तीनों क्षेत्र पे, बंगाल, उड़ीसा, है ना, और बिहार, इन तीनों क्षेत्र पे अधिकार कर लिया था इस युद्ध के बाद। इसके बाद हुई इलाहाबाद की संधि, जिसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर ब्रिटिश अधिकार को औपचारिक रूप से रूप दिया। देखिए, भारतीय शासन में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत को चिन्हित किया। अंततः इस लड़ाई ने भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में कंपनी की स्थिति की पुष्टि की, जिसने औपनिवेशिक व्यवस्था के लिए मंच तैयार किया, जिसने लगभग 2 शताब्दियों तक भारत पर शासन किया। इस संघर्ष ने कंपनी के व्यापार से परे भारतीय क्षेत्रों को नियंत्रित करने के इरादे को रेखांकित किया, जिससे उपमहाद्वीप के भविष्य को ऐसे तरीकों से आकार दिया, है ना, जिसका भारत और उसके लोगों पर अस्थायी प्रभाव पड़ा। इस तरह से आपको निष्कर्ष लिख देना है। और कोई भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।